हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 जो आपकी फ्रांस की क्रांति की रिवीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इसमें 3 और 5 मार्क्स वाले प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो हम पढ़ते हैं इसके जो सदस्य वो थे, जैकोबिन जो क्लब के जो सदस्य थे वो कम समृद्ध, जो समाज का कम समृद्ध लोग थे वो थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो समाज के गरीब लोग थे, जो ज्यादा अमीर नहीं थे। दुकानदार थे और नौकर, दुकानदार, नौकर और दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार, नौकर और दिहाड़ी मजदूर। कारीगर भी थे, वो 4 तरीके के थे: जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज और छपाई करने वाले। 4 तरीके के दुकानदार, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, कारीगर थे, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज और छपाई करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं 2 दार्शनिकों का संक्षिप्त वर्णन परिचय दीजिए। तो ये भी हम आपके मतलब फ्रांस में क्या था, जो वहाँ का राजा था वो निरंकुश था, लोगों को तंग करता था। वहाँ पे तीन तरीके के वो थे, 3 हिस्सों में बटा हुआ था समाज। पादरी और कुलीन वर्ग, उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन तीसरी स्टेट के जो गरीब लोग थे उनसे ही कर लिए जाते थे। मतलब पूरे देश की आमदनी गरीब लोगों से आती थी, उन्हीं गरीब लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता था। इस चीज को देखते हुए जो तीसरी स्टेट के पढ़े लिखे लोग थे, जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने उन लोगों को ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही स्वतंत्र होता है, तो कोई उनको बंदी नहीं बना सकता, कोई उनको गुलाम नहीं बना सकता। तो फिर उन्होंने मतलब जिनके कारण दार्शनिकों की शिक्षा के कारण ही लोगों ने अपने जो वहाँ का निरंकुश राजा था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और उसको खत्म करके लोकतंत्र या गणतंत्र लेके आए थे। तो वो दार्शनिक का पता होना चाहिए, जॉन लॉक, जॉय जॉक और रूसो और मॉन्टेस्क्यू 4 थे। तो हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन लॉक और जॉय जॉक जैसे दार्शनिकों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब ये जॉन लॉक और जॉय जॉक क्या कहते थे कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म, जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म से, वो नहीं मिले होने चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है उसका आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ इसलिए उसके इज्जत मान हो रहा है, उसके अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए, फिर उसकी समाज में मतलब लोग उसकी इज्जत करें अगर उसके अंदर कोई योग्यता है, ना कि अमीर परिवार में पैदा होने के कारण। जॉन लॉक ने उन्होंने एक बुक लिखी थी, द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये याद रखना, जॉन लॉक की बुक का नाम क्या है, द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। में उन्होंने कहा था राजा के पास देवताओं जैसे अधिकार नहीं होने चाहिए, दैवी और निरंकुश अधिकार राजा के पास नहीं होने चाहिए। रूसो ने कहा था जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक समझौते पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने जो जिन प्रतिनिधियों के ऊपर उनको विश्वास हो और जो अच्छी तरीके से सरकार चला सके। रूसो ने कहा था कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुन के जो जिनके ऊपर उनको विश्वास हो कि वो अच्छी तरीके से सरकार को चलाएंगे, तो इस तरीके से सरकार बननी चाहिए, कोई एक व्यक्ति सरकार ना चलाए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, उनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के हाथ में सरकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए, उस शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बांटना चाहिए। और एक है चौथा क्वेश्चन है, ओलंप द गूंज कौन थी? ये महिला थी। ओलंप द गूंज कौन थी? थर्ड क्वेश्चन है, ये ओलंप द गूंज ये वो महिला थी जिसने वहां पर जब क्रांति हुई थी, ओलंप द गूंज उन महिलाओं
में से एक थी जो महिलाओं के हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ती थी। ओलंपिया गूंज जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय वो महिला थी जो सबसे ज्यादा सक्रिय थी राजनीतिक रूप से। जब वह संविधान के अंदर पुरुषों को अधिकार देने के लिए पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शामिल किया गया, तो इसने इस बात का विरोध किया कि ओनली पुरुषों को क्यों अधिकार दिए गए, औरतों को भी अधिकार दिए जाएं। और इसने फिर 1791 में औरतों के अधिकार भी लिखे थे, अधिकार लिखे महिला और नागरिक घोषणा पत्र बनाकर वहां की महारानी और कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली के पास भेजा और उनको उनसे मांग की कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, यानी कि पुरुषों को अधिकार दिए गए वैसे औरतों को भी अधिकार दिए जाए। इनको मतलब जो अधिकार उसने लिख के भेजे थे कि संविधान में शामिल किए जाए। और 1700 जब जैकोबिन सरकार क्लब की सरकार बनी 1793 में, तो उन्होंने महिलाओं के क्लब बंद कर दिए थे जबरदस्ती। तो ओलंपिया गूंज ने जैकोबिन क्लब की सरकार का विरोध किया था कि वो महिलाओं के क्लब क्यों बंद कर रही है। तो फिर उस टाइम की जो जैकोबिन क्लब के टाइम की कानून बनाने वाली संस्था थी, उसने जैकोबिन क्लब ने नेशनल असेंबली का नाम बदलकर नेशनल कन्वेंशन कर दिया था। तो कानून बनाने वाली संस्था ने ओलंपिया गूंज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। वो तो देश से इतना ही कह रही थी कि महिलाओं को अधिकार दें, लेकिन जैकोबिन क्लब की सरकार ने उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के कन्वेंशन में उसको फांसी की सजा सुनाकर फांसी दे दी। अगला क्वेश्चन है, रॉबेस्पियर के शासनकाल को अंत का राज क्यों कहा जाता है। जो रॉबेस्पियर है वो जैकोबिन क्लब का क्या था, नेता था। और जैकोबिन क्लब तो बना तो इसलिए था कि राजा की निरंकुश शक्तियों को खत्म कर दे, लेकिन रॉबेस्पियर जो उसका नेता था वो मतलब गणतंत्र लाने के लिए खुद ही ऐसा स्ट्रिक्ट बन गया, राजा जैसा बन गया, जैसे राजा बिहेव करते थे उस टाइम, तो वो भी वैसे ही करने लग गया था। 1793 से 1794 तक के काल को अंत का युग कहा जाता है, क्योंकि जो उसका जैकोबिन क्लब का नेता रॉबेस्पियर था ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति बनाई थी, क्योंकि उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, मतलब वो राजतंत्र को खत्म करके रॉबेस्पियर गणतंत्र लेके आ रहा था। वो गणतंत्र के शत्रु किसको मानता था, कुलीन और पादरी लोगों को और वहां के राजनीतिक दलों को। वो रॉबेस्पियर वहां पर गणतंत्र के दुश्मन किसको मानता था, कुलीन, पादरी और जो बाकी राजनीतिक दल के लोग थे। तो जो व्यक्ति भी गणतंत्र के विरुद्ध थे, कुलीन, पादरी और राजनीतिक दल, वो अगर जहाँ कोई जो गणतंत्र के विरुद्ध था, जैसे कुलीन, पादरी और राजनीतिक दलों, बाकी राजनीतिक दलों के सदस्य, जो भी रॉबेस्पियर की जो नीतियां थी उससे सहमत नहीं होता था, वो उनको क्या करता था, जेल में डाल देता था और फिर उनके ऊपर क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाता था। अगर न्यायालय में वो व्यक्ति दोषी ठहरे जाते थे, चाहे वो कुलीन होता, चाहे कुलीन वर्ग का होता, चाहे पादरी वर्ग का होता, चाहे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति होता, अगर वो गणतंत्र का मतलब रॉबेस्पियर को गणतंत्र का दुश्मन लगता था, जहाँ उसकी नीतियों के विरुद्ध होता था, तो वो उसको जेल में डाल के उसके ऊपर मुकदमा चलाता था न्यायालय में। अगर वहां पर वो दोषी ठहर जाता था तो उसको उसका गलोटिन पे रख के वो सिर काट देता था। इसलिए रॉबेस्पियर के शासनकाल को अंत का राज कहा जाता है। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, तो ये है, जो महिलाएं थी, नंबर 1 वो सिलाई बुनाई और कपड़े धुलाई करती थी, कपड़े सिलती भी थी, बुनती भी थी और कपड़ों को धोती भी थी। बाजारों में फल फूल सब्जियां भी बेचती थी और दूसरे संपन्न अमीर घरों में वो काम भी करती थी और वो वेश्यावृत्ति भी करती थी। ज्यादातर महिलाएं वो जो थी वहां की, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी और ना ही व्यावसायिक प्रशिक्षण लेती थी। जैसे आजकल की महिलाएं कोई बिजनेस करने के लिए बिजनेस ट्रेनिंग ले लेती है, तो वो ना तो बिजनेस ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण लेती थी, ना पढ़ती लिखती थी। केवल कुलीनों की जो लड़कियां होती थी या तीसरे स्टेट के अमीर लोगों की जो लड़कियां होती थी वही कॉन्वेंट में जाती थी, लेकिन उनकी भी पढ़ाई के बाद शादी कर दी जाती थी। जो कामकाजी महिलाएं थी
उनको अपने परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था और पानी लाना पड़ता था, लाइन लगाकर पाव रोटी भी लेकर आनी पड़ती थी, बच्चों की देख रेख आदि सब कुछ उनको करना पड़ता था। लेकिन फिर भी उनको मजदूरी, वो इतने सारे काम घर का भी संभालती थी, बाहर का काम भी करती थी, लेकिन फिर भी उनको मजदूरी, वो पुरुषों के बराबर ही काम करती थी, फिर भी उनको जो मजदूरी थी पुरुषों से कम दी जाती थी। अगला है फ्रांस के 3 स्टेट्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये वैसे आपको पता होगा। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, और जो तीसरी स्टेट थी वो आगे 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा था बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और दूसरे हिस्से में आते थे किसान और कारीगर, और ये गरीब लोग थे। ये तो अमीर, वहाँ के तीसरी स्टेट के ये अमीर थे। कुलीन भी मतलब पादरी भी अमीर थे, इनको जन्म से विशेष अधिकार थे, इनको भी जन्म से विशेष अधिकार थे, ये भी अमीर थे। और तीसरी स्टेट के ये अमीर लोग थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। लेकिन किसान, कारीगर और तीसरी तरीके के लोग थे ये छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ये सारे गरीब गरीब में आते थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व था? फ्रांस में जब तक क्रांति नहीं आई थी तो पूरी दुनिया क्या मानती थी कि समाज को बदला नहीं जा सकता। फ्रांस की क्रांति से पहले दुनिया में सभी लोग यही सोचते थे कि समाज को बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब फ्रांस के लोग राजतंत्र के विरुद्ध लड़े और राजतंत्र खत्म करके जब गणतंत्र स्थापित किया तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि हाँ, समाज को बदला जा सकता है। कि फ्रांस के लोग जब राजतंत्र के यानी राजाओं के विरुद्ध लड़े, फिर उन्होंने राजाओं को खत्म करके क्या करा, गणतंत्र स्थापित कर लिया, तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि हाँ, समाज को बदला जा सकता है। और फ्रांस की देखा देखी पूरी दुनिया ने राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की। फ्रांस ने ही पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों से अवगत कराया। यही फ्रांस की क्रांति का महत्व है पूरी दुनिया के लिए। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? पहला कारण था कि फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तीसरी स्टेट के 90% लोग थे और उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही थी। फ्रांस में 3 स्टेट्स में वो बटा हुआ था समाज। तीसरे स्टेट के 90% लोग थे और उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही थी, जिसके कारण वो गुस्से में आ गए और क्रांति हुई। फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाप तोल के पैमाने थे, मतलब नापने तोलने के पैमाने भी फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थे, जिसके कारण क्रांति हुई। समाज की कार्य व्यवस्था असमानता और भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित थी। जो वहां पर कर लगाए जाते थे वो क्या थी, वो असमानता, मतलब सबके ऊपर समान कर नहीं लगाए जाते थे, ओनली गरीब लोगों के ऊपर कर लगाया जाता था। तो इसलिए जो वहाँ की कर व्यवस्था थी वो असमानता और भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित थी। समाज में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्मना विशेष अधिकार दे रखे थे। मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को वो अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए उनको विशेष अधिकार थे। लेकिन जो वहाँ के तीसरी स्टेट के गरीब लोग थे उनके ऊपर कर, उनको ही सारा कर देना पड़ता था, जिसके कारण क्रांति हुई। मतलब तीसरे स्टेट के जो गरीब लोग थे उनको ही ज़्यादा काम करना पड़ता था, वही कर देते थे, तो उनको इस बात से क्या था, गुस्सा आया और उन्होंने क्रांति कर दी। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपको भी पता, वो 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था, राजा बना था, और जब वो गद्दी पर बैठा तो वहाँ का खजाना खाली था। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस का जो खजाना था वो खाली था, क्योंकि फ्रांस ने लंबे युद्ध लड़े थे, ये भी कारण हमने देखा है। लुई 16वां ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वाने के लिए ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ी थी, और वहां उसको 10 अरब लिबरे का कर्ज लेना पड़ा था, क्योंकि उसके पास पहले जब बैठा खजाना खाली था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वाने के लिए ब्रिटेन से उससे लड़ाई लड़ी थी, तो 10 अरब लिबरे का कर्ज लेना पड़ा था उसे, जिसके कारण उसके ऊपर 12 अरब लिबरे का कर्ज हो गया था, और करदाताओं ने ब्याज की दर बढ़ा दी थी, जिसके कारण जो करों से पैसा इकट्ठा होता था वो
ऋण चुकाने में चला जाता था, यानी कि जो उन्होंने उधार ले रखा था। लुई 16वां वर्साई के महल की शानो शौकत बनाए रखने के लिए भी फजूल खर्ची करता था, जिसके कारण उसका खजाना खाली था, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। एक तो लंबे लड़े थे। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो आर्थिक स्थिति इसलिए अच्छी नहीं थी कि उसने युद्ध लंबे लड़े, अमेरिका के लिए कर्ज लिया, इसलिए उसको कर्ज चुकाने में ही सारा कर्ज चला जाता था, और वो अपने महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए भी फजूल खर्ची करता था, जिसके कारण एक तो पहले ही खजाने में कुछ नहीं था और वो ऊपर से ज्यादा खर्च करता था, जिसके कारण वहां की जब वो गद्दी पर बैठा तो आर्थिक स्थिति थी फ्रांस की, वो अच्छी नहीं थी। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कैसा था? फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कैसा था? डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जब जैकोबिन का रॉबेस्पियर ज्यादा वो हो गया था, निरंकुश हो गया था, तो जैकोबिन सरकार खत्म हो गई थी। उसको रॉबेस्पियर को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जब जैकोबिन रॉबेस्पियर ज्यादा निरंकुश हुआ तो जैकोबिन सरकार खत्म कर दी गई। और जो तीसरी स्टेट के लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने सरकार बनाई और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो जैकोबिन क्लब के वो थे, उन्होंने तो 21 साल के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार दे दिया था, लेकिन जो ये आए लोग मध्यवर्ती तीसरी स्टेट के मध्य वर्ग के लोग आए, उन्होंने जो संपत्तिहीन व्यक्ति थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। जो मध्य वर्ग ने संविधान बनाया उसमें विधान परिषद 2 चुनी हुई लोगों द्वारा चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। पहले जैकोबिन की सरकार थी, तो वो जब रॉबेस्पियर ज्यादा निरंकुश हुआ वो हट गई और मध्य वर्ग ने सरकार बनाई। और मध्य वर्ग ने जो नया संविधान बनाया उसमें जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया। संविधान में क्या व्यवस्था की गई कि 2 चुनी हुई विधान परिषदें होंगी, जो लोग जिनके सदस्यों को लोग चुनेंगे। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसको डायरेक्टरी कहते थे को नियुक्त किया। ये 2 परिषदें बनी जो लोगों द्वारा चुनी जानी थी। फिर उन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली मतलब एक ऐसी कार्यपालिका बनाई जो 5 जिसके सदस्य 5 थे और जिसको डायरेक्टरी कहते थे, नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित लेकिन क्या है ये आप मत लिखना, ये लाइन इतना ही लिख लेना। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था। ये डायरेक्टरों ने ही कार्यपालिका बनाई थी 5 सदस्यों वाली। पहले 2 विधान परिषदें बनाएगी जो लोगों द्वारा चुनी जाती थी। फिर उन परिषदों ने 5 मेंबरों वाली कार्यपालिका जिसको डायरेक्टरी कहते थे, जो 5 डायरेक्टर होते थे इसके उनके बीच में, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। जिन विधान परिषदों ने ही ये 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका या डायरेक्टरी बनाई थी, तो विधान परिषद के मेंबरों और कार्यपालिका के मेंबरों के बीच में जो डायरेक्टर होते थे, कार्यपालिका को डायरेक्टरी भी कहते थे, इसलिए कार्यपालिका के मेंबरों को डायरेक्टर भी कहते थे। तो विधान परिषद के मेंबर चाहे इन 5 को चुनते थे, तो इन 5 डायरेक्टरी या कार्यपालिका के मेंबरों की विधान परिषद के मेंबरों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषदों ने बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। जब कार्यपालिका के
जो डायरेक्टर्स थे उनकी लड़ाई विधान परिषद के मेंबरों के साथ होती थी, तो विधान परिषद उनको बर्खास्त करने की कोशिश करती थी। तो यही था डायरेक्टरी शासन फ्रांस। और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने मतलब डायरेक्टरी बनाई जाती थी, फिर लड़ाई हो जाती थी, फिर बर्खास्त हो जाती थी, तो वो स्थिर नहीं थी, मतलब बार बार बदलती रहती थी। वो 5 जो कार्यपालिका के मेंबर होते थे वो बार बार बदलते रहते थे, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैकोबिनों की सरकार हटी, मध्य वर्ग लोगों की सरकार आई, उन्होंने संविधान बनाया, तो जो जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट का अधिकार नहीं उन्होंने दिया, और उन्होंने 2 विधान परिषदें बनाई। फिर वो विधान परिषद के मेंबरों ने कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहते थे, जिसमें 5 मेंबर होते थे, वो बनाई। इन 5 मेंबरों और विधान सभा के मेंबरों के बीच में लड़ाई होती रहती थी, और ये जो विधान परिषदें होती थी वो कार्यपालिका या डायरेक्टरी को हमेशा बर्खास्त करती रहती थी, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट को मिला। और फिर ये मध्य वर्ग की सरकार उसने हटा दी नेपोलियन बोनापार्ट ने, और वो खुद राजा बन गया था। सॉकरात कौन थे? ये जैकोबिन क्लब के ही सदस्य थे। सॉकरात कौन थे? जैकोबिन क्लब के ही सदस्य थे। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उनको सॉकरात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था सॉकरात का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाले। तो मतलब ये लंबी पतलून पहनते थे, धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, इसलिए इनको सॉकरात कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। तो सॉकरात लंबी धारीदार वो पहनते थे, पतलून पहनते थे। सॉकरात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाएं लाल टोपी नहीं पहन सकती थी। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सॉकरात इसलिए कहा जाता था कि वो लंबी धारीदार पतलून पहनते थे, और वैसे भी सॉकरात का मतलब क्या होता है? बिना घुटने वाली। तो जो सॉकरात पुरुष थे जैकोबिन क्लब के, वो लाल टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को लाल टोपी पहनने की अनुमति नहीं थी। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या प्रमुख अंतर है? राजतंत्र में आपको भी पता है, राजा शासन करता है, लोग कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, या निर्णय लेने का उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। और गणतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन होता है, और वह अपने प्रतिनिधि चुनकर सत्ता में अपनी भागीदारी करते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की जो ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। 18वीं सदी में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई थी, तो नेशनल असेंबली जो कानून बनाने वाली संस्था थी दास प्रथा को खत्म करने के लिए, वहां पर बहस होती थी लंबी, और बड़ी वहां पर बहस होती थी वहां पे। परंतु दास व्यापार पर निर्भर जो व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। 18वीं सदी में इसकी कोई निंदा नहीं करता था दास प्रथा की। जो कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली, वहां पर बहस भी हुई थी इसके ऊपर, लेकिन दास प्रथा पर बहुत सारे जो व्यापारी थे उनका व्यापार दास प्रथा के कारण दासों के कारण चलता था, जिसके कारण नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। नेशनल असेंबली ने बड़े बड़े व्यापारियों से डरते हुए कोई कानून पास नहीं किया दास प्रथा के विरुद्ध। लेकिन अंततः सन 1794 में जो कन्वेंशन थी जैकोबिन क्लब के टाइम में, कानून बनाने वाली संस्था का नाम कन्वेंशन हो गया था, ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कर दिया। फ्रांस में लेकिन पहले तो 18वीं शताब्दी में तो कोई ज्यादा निंदा नहीं होती थी, लेकिन व्यापारी लोग जो थे वो दासों पर निर्भर थे, जिसके कारण नेशनल असेंबली ने दास प्रथा के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया था।
लेकिन 1794 में जो जैकोबिन क्लब की सरकार थी, कानून बनाने वाली संस्था थी, उसने फ्रांसीसी उपनिवेश में जितने भी दास थे उनके मुक्ति तक का कानून पास कर दिया था। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि के जो कानून 1794 में बना वो ज़्यादा लंबी देर नहीं चला। इस वर्ष 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी। 1794 से लेके 1804 में वो नेपोलियन आया था। 1794 से लेके 1804 तक दास प्रथा मुक्ति का जो कानून पास हुआ था वो चला। जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया तो उसने इस दास प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया। तो लेकिन इसका फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन, फ्रांस में इसका जो उन्मूलन है, जो दास प्रथा वो 1848 में खत्म हुई थी। 1794 में उसको खत्म किया गया था कानून बनाकर, लेकिन जो नेपोलियन था वो 1804 में उसको वापस ले आया था दास प्रथा को। लेकिन फ्रांस में जो दास प्रथा का उन्मूलन है वो 1848 में किया गया था। 14वां क्वेश्चन, लुई 16 के अंत के बाद, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। जो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र था वो लुई 16 जब था उसी टाइम बना था। जब वो उसकी डेथ हो गई थी तो राजतंत्र खत्म ही हो गया था। संवैधानिक राजतंत्र कब बना था? जब वो जिंदा था, लुई 16। और कहते वहाँ संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में, क्वेश्चन यही होना चाहिए कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना था और किस प्रकार बना था। लुई 16 को इसका मैंने ये बना देते हैं। तो ये नेशनल असेंबली ने जो वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा विरुद्ध हो गए थे अमीर लोगों के। लुई 16 को जब अपनी जनता की शक्ति पता चल गई कि लोग राजा के विरुद्ध हैं, जब जिस टाइम लुई 16 को पता चला कि लोग लुई 16 के विरुद्ध हैं, अमीर लोगों के विरुद्ध हैं, तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी, कानून बनाने वाली संस्था को। और जब मान भी लिया था लुई 16 ने कि उसकी शक्तियां सब के ऊपर अंकुश किसका होगा? संविधान का। और लुई 16 ने ये मान लिया था कि उसकी शक्तियों पर किसका अंकुश होगा? संविधान का। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने जो कानून बनाने वाली संस्था थी उसने करों, कर्तव्यों और बंदरों वाली सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था। कुलीनों और पादरियों के जो जन्म से विशेष अधिकार मिले थे वो भी खत्म कर दिए थे। और 1791 को असेंबली ने संविधान बना दिया था। संविधान तैयार करके राजा की शक्तियों को सरकार के 3 अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दे दिया था और विभाजित कर दिया था। कब आया था ये पूछ रहे हैं ना, संविधानिक राजतंत्र कब बना था? 1791 में जब संविधान बन के आ गया था। और क्या करा गया था कि जो राजा की शक्तियां थी वो सरकार के 3 अंगों, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को दे दी गई थी। बस इतने बताना कि जब लोग ज्यादा विरुद्ध हो गए थे राजे के तो वो डर गया था, इसलिए उसने नेशनल असेंबली को वो दे दी थी, मान्यता दे दी थी। और उसने कह दिया था कि अब मेरी शक्तियों पर संविधान का अंकुश होगा। और फिर इस तरीके से वहाँ की कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को करों, कर्तव्यों और बंदरों वाली सामंती व्यवस्था खत्म कर दी थी। कुलीनों और पादरियों को जन्म से जो मिले हुए विशेष अधिकार थे वो भी खत्म कर दिए थे। और 1791 तक बन के संविधान आ गया था, जिसके अनुसार जो राजा थी उसकी राजा से शक्तियां लेकर सरकार की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांट दी थी। ये तो वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका लिखी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय और उसने अपने जो फ्रांस के पड़ोस में देश थे उनके ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। मतलब
1804 में वो फ्रांस का राजा बन गया था और अपने पड़ोसी देशों के ऊपर भी कब्जा करता जा रहा था जो यूरोप के अंदर बाकी देश थे। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। वो मानता था कि वो यूरोप का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के भी कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान पद्धति प्रणाली बनाई। वहां पे ये था ना कि नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी, लेकिन इसने नाप तोल की एक समान प्रणाली बना दी थी नेपोलियन ने। निजी संपत्ति की सुरक्षा के भी कानून बना दिए थे। नेपोलियन ये सोचता था कि वो आधुनिकीकरण का अग्रदूत है। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगा था। जब इसने एक जैसे नाप तोल के जो वो थे नाप तोल था एक समान प्रणाली चला दी तो लोगों को पहले ये मुक्तिदाता लगा। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पहले लोगों को लगता था कि नेपोलियन उनको स्वतंत्रता दिला देगा और जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन जल्दी ही लोगों को समझ आ गया था क्योंकि वो हर अपने पड़ोसी देश के ऊपर कब्जा कर रहा था, तो लोगों को समझ आ गई थी कि वो हमलावर है। आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, मतलब 1804 में गद्दी पे बैठा था और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी, हार हुई थी उसकी। वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया था। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति, बस इतना ही पढ़ना है आपने। उसने वो कब गद्दी पर बैठा था, कब उसने अपने पड़ोसी देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। नेपोलियन अपने आप को क्या मानता था, यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए थे और नाप तोल की दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली बना दी थी। और शुरू शुरू में लोगों ने उसको नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में देखा, लेकिन जल्दी उनको पता लग गया था कि मतलब उन्होंने उसकी सेनाओं को वो लोग हमारा लोग जो पहले उसको मुक्तिदाता मानते थे बाद में उसको हमलावर मानने लगे थे और 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। इतनी ही 15 क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको वीडियो को बार बार सुनोगे और इन सभी आंसरों को लिखोगे, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं।